महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट मिलने के बाद से छिंदवाड़ा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि छिंदवाड़ा के अंदर अब किल कोरोना अभियान का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट मिल गया और छिंदवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से के बीच का इलाका है, बीच का क्षेत्र है। वहीं जो छिंदवाड़ा का सौंसर और पांडुरना क्षेत्र है, जो कि संतरांचल कहलाता है, ये अंतर्राज्यीय तहसीलें हैं। इनका कुछ हिस्सा जो है बिल्कुल महाराष्ट्र की बॉर्डर से सटा हुआ, तो यहाँ पर जो संक्रमण के प्रसार का खतरा है वो थोड़ा ज़्यादा है। फिलहाल छिंदवाड़ा में जो कोरोना के मामले हैं वो इस वक्त थमे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि आगे जो है कोरोना का प्रसार ना बढ़े, इसको लेकर जो है छिंदवाड़ा कलेक्टर ने अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों को मुस्तैद किया गया है कि वो लगातार किल कोरोना अभियान 3 के ज़रिए जो है घर घर जाएं, लोगों का टेम्परेचर लें, उनके अंदर अगर कोई लक्षण पाया जाता है तो उनके उस मामले को जो है जिला अस्पताल को रिपोर्ट किया जाए। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं कोरोना के ग्राफ को रोकने के लिए छिंदवाड़ा में की जा रही हैं। वहीं हम वैक्सीनेशन की बात करें तो तकरीबन छिंदवाड़ा में 4,74,000 लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जिसमें से 3,78,000 लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन का डबल डोज प्राप्त हो गया है। तो फिलहाल छिंदवाड़ा में कोरोना थमा हुआ है। लोग वैक्सीन के प्रति भी अपनी जागरूकता दिखा रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर और लोगों की भीड़ ये दर्शा रही है कि हमें कोरोना को हराना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ ये बता रही हैं कि हम कोरोना को कैसे हराएंगे। हम यहाँ पर रायसेन में वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये मानने को हम तैयार हैं कि लोग कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाकर वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो क्या कोरोना ख़त्म होगा? ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। हम यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक लाइन महिलाओं के लिए लगाई गई है और एक लाइन पुरुषों के लिए लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। लोग परेशान हैं, गर्मी है, उमस है, उमस में लोग अपनी लाइन, अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि हमें वैक्सीन, लेकिन लोग अपना ही जिम्मेदारी, अपना फ़र्ज भी भूलते नज़र आ रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि हमें सिर्फ वैक्सीन लगवा लेने से ही कोरोना चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की जो गाइडलाइन के नियम हैं, उनका पालन करते लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की अगर बात करते हैं तो वैक्सीन लगाने के लिए जितनी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग उठा रहा है, सरकार उठा रही है, उतनी ही जिम्मेदारी लोगों को भी उठाना चाहिए। उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। लेकिन आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की ये भीड़ ये बता रही है कि हमें वैक्सीन लगवाना है, लेकिन हम सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे। वहीं जिला प्रशासन को या स्वास्थ्य विभाग को भी अब ये करना चाहिए कि अगर वैक्सीन एक जगह में लगाते एक कक्ष में लग रही है और इतनी भीड़ पड़ रही है, तो शायद 2 कमरे में या 3 कमरे में वैक्सीनेशन लगवाया जा सकता है, ताकि लोगों की जो भीड़ है वो परेशान ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन भी हो जाए। क्रिकेट में जब कोई बल्लेबाज शतक लगाता है तो सभी खुशी से तालियां बजाते हुए नजर आते हैं, लेकिन पेट्रोल ने जब शतक लगाया था तो किसी ने तालियां नहीं बजाई। पेट्रोल अभी भी 108 रुपये 67 पैसे नाबाद पारी खेलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं डीजल की कीमत की अगर मैं बात करता हूं तो डीजल अब पहुंच चुका है 98 रुपये 47 पैसे, यानी डीजल भी शतक के नज़दीक पहुंच चुका है। और आम इंसान इस बार फिर ताली नहीं बजाएगा, क्योंकि इस शतक से किसी को खुशी नहीं होती है। सीधे तौर के ऊपर इनसे असर कैसा होता है लोगों से ही जान लेते हो। सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें कितना असर पड़ रहा है आप पर? बहुत असर पड़ रहा है सर, ज़्यादा असर पड़ रहा है। घर के बजट पे असर पड़ रहा है। बहुत मंदी वाला ऐसे नहीं, ठंडा पानी इन लोगों ने 12 बजा रखी है हर चीज़ों पे। अच्छा, हालात महंगाई के करते हैं, सब्जी भाजी सस्ती है महंगी है, किस तरह के हालात? सब्जी भाई सस्ती है, हमारे पेट्रोल डीजल ही महंगा और क्या है, मेरे तेल महंगा है। अच्छा, पेट्रोल की वजह से फर्क तो पड़ता है ना, क्योंकि सब्जी भी ट्रक से ही आती है। फर्क पड़ रहा है? पेट्रोल से चलते, डीजल पेट्रोल से सब पेट्रोल और डीजल से चलते। सर, क्या कहेंगे आप? फर्क पड़ रहा है? पड़ रहा है बहुत सर, बजट पे फर्क पड़ रहा है? पड़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, आपको लगता है डीजल की वजह से महंगाई बढ़ रही है? बढ़ रही है ना सर, बढ़ रही है। मैं सर से भी जान लेता हूँ। सर, जिस तरीके से हालात है पेट्रोल और डीजल के रेट से, कितना फर्क पड़ रहा है? काफ़ी कुछ फर्क पड़ रहा है, काफ़ी कुछ पड़ रहा है। काफी फर्क पड़ रहा है। सर, पेट्रोल डीजल के दाम से कितना फर्क पड़ रहा है आपके बजट? हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है अभी तो। ज़्यादा फर्क हाँ, पड़ रहा है, क्योंकि डिपेंड पेट्रोल पे करता ना,
आने जाने सामान यही इसी पेट्रोल से होता है गाड़ियों में, इसके सर, अलावा डीजल भी लगभग अब शतक के नजदीक पहुंच गया। पड़ गया है तो हाँ वही पहुंच ही गया है ऑलमोस्ट। अच्छा सर, क्रिकेट के समय ताली बजाते शतक बनता है, तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर ताली बजाएंगे? इसमें दुख होता है, ताली बजाने की इच्छा नहीं होती, ताली बजाने की खुशी नहीं हो रही ना अंदर से, इतना महंगा हो रहा है तो हाँ। तो इस शतक पे अगर डीजल भी शतक लगाएगा तो डेफिनेटली ताली नहीं बजाएगा। ताली तो नहीं बजाएंगे बिल्कुल भी, मायूस जरूर होंगे, हंड्रेड हो रहा है इसके लिए। जरूर होंगे, जाहिर सी बात है। ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ेंगे इससे एक्चुअली, और कुछ नहीं। हाँ सर से भी एक आखिरी रिएक्शन ले लेता हूँ। सर, पेट्रोल डीजल की कीमतों ने कितना फर्क करा आपकी जिंदगी पे? बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है, ज्यादा फर्क आ गया। बिल्कुल आ गया है। अब तो डीजल भी शतक के नजदीक है। बिल्कुल है सर। खुश होंगे, दुखी होंगे? सर जी, खुशी होने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। अच्छा, कोई बैट्समैन लगाता तो जरूर खुश होते। हाँ, वो तो सही है। सर ये बताइए, डीजल के दाम से आपके घर के किराने पर और बाकी चीज़ों पे महंगाई का कुछ असर दिखा क्या? बिल्कुल फ़र्क है सर जी। फर्क है। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, लाइन वगैरह सब में ही फ़र्क आया तो। और हमारा तो काम ही डीजल से ही पड़ता है, गाड़ी घोड़े और उससे रिलेटिव पे ट्रांसपोर्ट के काम है हमारा, तो हमारे में तो बहुत फ़र्क आया अभी। अच्छा, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो चुनाव के टाइम पे रेट कम करते हैं तो थोड़ा अभी करें तो कुछ होए। कि एक बार फिर विचार करें और ये बात तय हो जाती है कि लोग ये कहते हैं कि कोई बल्लेबाज शतक लगाएगा तो हम ताली बजाएंगे, लेकिन यदि डीजल और पेट्रोल के शतक इसी तरह लगते रहे तो वो ताली नहीं बजाएंगे। आगर मालवा की अगर बात की जाए तो आगर मालवा में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई। इस बारिश ना होने के चलते लोग अच्छे खासे परेशान हैं, उनको गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। यदि दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो किसानों की, तो किसान भी इसको लेकर काफ़ी परेशान है। किसानों का ये कहना है कि हमारे द्वारा जो है 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति कुंटल का जो है सोयाबीन खरीदा था खरीफ की फसल के लिए, लेकिन बारिश ना होने के चलते हमने जो बुआई की, खरीफ की फसल की जो बुआई की, वो बुआई जो है बो चुके हैं, लेकिन पानी ना गिरने के कारण, जो बारिश ना होने के कारण वो पूरा जो है ख़राब हो चुकी है। हमारे साथ कुछ किसान लोग साथ हैं, हम पूछना चाहेंगे। बा साहब, आपका नाम बताइए। मेहरबान से। बारिश ना हो रही है, उसके कारण जो है आपकी फसलें ख़राब हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? तब खराब वही थी, तो बहुत ज्यादा सब फसलें खराब हुई थी। अच्छा, आपने जो सोयाबीन खरीदा था किस रेट में खरीदा था? 8,000, 8,500, 9 और 9 में खरीदी। 9 में खरीदी। यदि मान लो 2 दिन पानी नहीं गिरता तो फसलों की क्या? सब गई तो नरी गई, कहाँ पानी गिरे नहीं अभी तक। तो 2-4 8 काम में तो पानी नहीं गिरी अभी तक। बोने नहीं भाई, अभी खत्म हो गई। अच्छा, जो ना कितने लोग ऐसे किसान हैं जिसने बोनी कर दी है? हमने कर दी थी बोनी, जो सोयाबीन सब गई। 3-4 काम हमारे साथ और भी किसान शामिल है। हाँ, आप बताइए, आपने जो है फसल बो दी? हाँ, बो दी, पर वो उगी एक भी नहीं, कट भी सब हड़ी ही में। अच्छा, जो आपने जो खरीदा था सोयाबीन, बिजवारे के लिए जो खरीदा था, वो सोयाबीन अच्छा था? अच्छा था वो सोयाबीन, वो पानी के कारण सूखा गई। तो किसानों का यह कहना है कि अगर ज़िले की बात की जाए तो आगर ज़िले में 40% ऐसे किसान हैं जिन्हें जो है खरीफ की फसल बोई है, सोयाबीन बोया है, लेकिन पानी बारिश ना होने के चलते वो ख़राब हो रहा है, और जो है ख़राब होने के कारण ख़राब हो रहा है। और ख़राब यदि हो जाता है तो इसका जो है दोष किस पे जाएगा? हम अभी हमसे तो मतलब बोने की मतलब पैसे ही नहीं, अब कहाँ से बोएंगे हम? ये सोयाबीन कहाँ से बोएंगे? अभी दूसरी का अभी ज्वार बोई था, मक्का बोई था, तो खेत गड़े जमीन, इसमें वो फसल भी नहीं होगा हमारे, हम कैसे करेंगे अब? यदि मान लो 2 दिन बाद अगर पानी गिरता है, हाँ, 2 दिन बाद तो ही बाद में बोनी पड़े जिन तर, वो तो नहीं, खत्म हो गई फसल, सब नष्ट हो गई। आप मौका पे आप देखो, समय भी नहीं बचे। हाँ, समय खत्म। तो किसानों का ये कहना है कि फसल पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, पानी नहीं गिरने से, बारिश ना होने से पूरा ख़राब हो गई। यदि 2 दिन में भी यदि पानी गिर जाता है तो भी जो है फसल ख़राब हो जाएगी। उसके लिए जो है नया सोयाबीन बीज खरीदना पड़ेगा और नया जो है फसल जो है बोना पड़ेगी। अब हमारे साथ में और भी किसान हैं, उनसे हम चर्चा करना चाहते हैं। बात साहब, आपका नाम क्या है? मंगलाल जी व्यास। कौन से गाँव रहते हैं? हरनादा। आपने सोयाबीन बोई? अगर बोनी भी नहीं हुई हमारे गाँव में, हरनादा अभी तक बोनी नहीं हुई। पानी अभी तक पानी नहीं गिरा। पानी नहीं गिरा? यदि पानी 2 दिन नहीं गिरता तो क्या परेशानी आएगी आपको? गिरा तो नहीं, क्या है? अच्छा, सोयाबीन आपने बोई नहीं अभी? बोई नहीं, पानी नहीं गिरा, क्या बोए? खेत जो गर्मी यहाँ के वैसे ही पड़ेंगे। अच्छा, जो बिजवारा जो बाजार में मिल रहा है, जो बिजवारा बाजार में मिल रहा है, वो 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मिल रहा है, जिस अभी किसानों का कहना है कि 9 हज़ार रुपये प्रति कुंटल से मिल रहा है। एक तो किसानों के पास पैसा नहीं,
और ऊपर से बारिश नहीं, इसके चलते जो है किसान अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ और भी जो है किसान साथ में है, इनसे पूछना चाहेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राम सिंह नाम। यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऊपर वाला जाने या फिर सरकार समझेगा। अच्छा, आपने फसल बोई थी। क्या हालत है फसल की? आधी होगी ना, आधी होगी नहीं। तो ये बिजवारा सही नहीं था या नहीं, वो तो पानी होगी आलिया, पानी के कारण नहीं होगी। यदि 2 दिन और पानी नहीं गिरता है तो क्या वह होगी, वह भी चली जाएगा। तो किसानों का ये कहना है कि यदि 2 दिन पानी नहीं गिरता है तो जो बोई फसल है वो भी खराब हो जाएगी। अब ये देखना है कि इंद्र देवता कब जो है प्रसन्न होते हैं और पानी गिरता है और जो है बारिश होती है और फसलों पे। और किसानों का ये भी कहना है कि यदि मान लो 2 दिन में पानी नहीं गिरता है तो भी हमको फसल बोना पड़ेगी। इसके लिए जो है इनको आर्थिक संकट भी है, बिजवारा में नहीं है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं कृषि कार्यालय पे, जहाँ पर जो है ये किसान इकट्ठे हुए, बिजवारे के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब ये देखना है कि कृषि विभाग अधिकारी इनके लिए क्या मदद करेंगे। पन्ना के ऐतिहासिक धर्मसागर तालाब में, जिसका 2016 में पूर्व कलेक्टर शिवनारायण चौहान और पन्ना के जन सहयोगियों के द्वारा यहाँ गहरीकरण का कार्य हुआ था, जिसके बाद आज आप देख सकते हैं इस तालाब की स्थिति की यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं रह बचा है। और यहाँ पन्ना ज़िले में ज़्यादातर पानी की सप्लाई इसी तालाब से होती है, जिसके कारण यहाँ पे पन्ना में भारी जल संकट गहराता ही जा रहा है। अभी कुछ समय पूर्व पन्ना कलेक्टर ने एक बैठक के द्वारा सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जल गहरीकरण ना हो, इस कारण से यहाँ पे बहुत सारा पानी का बचाव किया जा रहा है। वो देखते हैं कि मानसून आने के बाद भी पन्ना में पानी नहीं गिर रहा है, इससे क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। पन्ना ज़िले में किसान भी इस चीज़ को लेकर, मानसून को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित समझ में आ रहे हैं। कि नगरी पन्ना में इस वर्ष जल संकट का खतरा मंडराने लगा है। गौरतलब है कि पन्ना में प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के द्वारा पानी की समस्याओं को देखते हुए बड़े बड़े तालाबों का निर्माण करवाया गया था, जिससे प्रमुख धर्मसागर तालाब, लोकपाल तालाब एवं नृपत सागर तालाब है। इतना ही नहीं, इन तालाबों को भरने के लिए किलकिला फीडर नहर का निर्माण कराया गया था, जिससे यह तालाब भर जाते थे। लेकिन किलकिला फीडर नहर में अतिक्रमण हो जाने की वजह से नहर समाप्त हो गई है। तालाबों को भरने में सिर्फ बारिश का पानी ही एकमात्र सहारा बचा, लेकिन कुछ वर्षों अच्छी बारिश न होने की वजह से तालाब पूर्ण रूप से नहीं भर पाते हैं, जिस कारण गर्मियों में दिनों में पानी की समस्या का सामना नगरवासियों को करना पड़ता है। लेकिन इस वर्ष तो कुछ ज़्यादा ही समस्या सामने खड़ी है, क्योंकि पन्ना नगर के बीचों बीच स्थित धर्मसागर तालाब का पानी पूरी तरह से सूख चुका है। इसी तालाब से पन्ना नगर में सबसे ज़्यादा जल सप्लाई होती रही है, लेकिन तालाब में लीकेज होने की वजह से तालाब के पानी का अनावश्यक बहाव होता रहा है, जिससे जिम्मेदारों की नज़र नहीं पड़ी, जिससे तालाब में अब पानी नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में लोकपाल सागर तालाब एवं नृपत सागर तालाब पन्ना नगर की प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन इन दोनों तालाबों में भी ज़्यादा दिनों के लिए पानी नहीं बचा है। कलेक्टर ने बैठक के दौरान सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि पन्ना जिले में जितने भी निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं उन सभी पर रोक लगा दी गई है। और जहां तक यदि 4 से 5 दिन में मानसून सत्र नहीं आता हो, पन्ना में भारी बारिश नहीं होती है, तो इसके कारण भारी जल संकट भी गहराएगा और जिसके साथ पीने के पानी की किल्लत भी बढ़ेगी और किसानों के लिए फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। अब देखना ये है कि इन समस्याओं से कैसे जल प्रशासन निपटता है। 2 वर्षों से कोरोना की मार झेल रहे किसान और साथ ही अल्प वर्षा, पानी न गिरने के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। आम लोगों का भी बुरा हाल है। मौसम बारिश ना होने की वजह से मौसम ख़राब है और गर्मी से लोग बेहाल हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। किसान भी परेशान हैं, कैसी दिक्कतें लोगों को आ रही है। देखिए, जैसे वर्तमान में जो भयावह स्थिति इस वर्ष दिख रही है और ये जो भीषण तपन गर्मी है, टेम्परेचर है, उससे पूरा देश हलाकान है। किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार सभी लोग परेशान हैं। और क्योंकि वर्तमान में जो गर्मी पड़ रही है, जो तपन पड़ रही है, वो गर्मी बरसात के मौसम में वो उससे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वायरल रोग, बीमारियां बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। साथ में किसानों के लिए बड़ी दुखद प्रक्रिया दिन दिख रहे हैं कि किसान जलावृष्टि न होने के कारण वो अपने खेतों में रोपण का कार्य या बुवाई जुताई का काम नहीं कर पा रहे हैं। साथ में इतनी गर्मी पड़ रही है कि छोटे छोटे बच्चे और वृद्ध लोग बड़ी तेज़ी से बीमार हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां बड़ी वायरल हो रही। कोरोना जैसे महामारी का प्रकोप तो झेल ही रहे हैं, उसके साथ साथ में बड़ी और छोटी छोटी बीमारियां जानवरों में, मनुष्यों में, हर जीवों में बड़ी तेज़ी से फैल रही
है। तो वर्तमान में और गर्मी का टेम्परेचर इतना है कि असहनीय है और तपन भी बड़ी तेज़ी से है, उमस भरी गर्मी है। तो किसान भी परेशान है, आम आदमी भी त्रस्त है। यानी कहने का तात्पर्य इस गर्मी से सभी जीव हलाकान और परेशान है और पूरी तरह वातावरण प्रदूषित है, ना कोई काम कर पा रहा है, बीमारियां अलग से बढ़ रही हैं। और वर्तमान में जलवायु जो वातावरण है और पेड़ पौधे नहीं, लगातार पेड़ पौधे कट रहे हैं, तालाब सरोवर नष्ट हो रहे हैं, जलावृष्टि हो नहीं रही है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति का प्रकोप पूरी तरह छाया हुआ है और आम जनजीवन पूरी तरह त्रस्त है। और इस कोविड महामारी जैसी प्रकोप में लोगों को काम भी नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या चारों तरफ छाई हुई है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को भी विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और एक योजना बनानी चाहिए, आपदा नियंत्रण के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए और किसानों को विशेष तौर से इसके लिए कोष बनाना चाहिए और मदद करनी चाहिए। जी भैया आप किसान हैं जी। बारिश न होने की वजह से कैसी दिक्कतें आ रही हैं? बारिश होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक तो ये कोविड जो चल रहा है वो है, दूसरी चीज़ कई बारिश ना होने की वजह से बीमारियाँ इतनी बढ़ रही हैं, किसान भी परेशान है, ना जुताई बुवाई कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना इसमें धान का भी सीजन है, ना रोपा लग पा रहा, ना कुछ। तो इस वर्षा ना होने के कारण से कई चीज़ें, और देख ही रहे 2 साल से कोरोना के कारण वैसे भी आदमी ज़्यादा उभर ही नहीं पा रहा और बारिश ना होने के कारण से सभी चीज़ें नष्ट होती जा रही हैं। बारिश ना होने की वजह से कैसी दिक्कतें आ रही हैं? इसका ये असर पड़ रहा है कि जैसे उड़दा है, पौधा है, अरहर है, ये फर्स्ट पानी में किसान लोग तो बो दिए, अब उसमें गर्मी के कारण उस पानी नहीं गिरने के कारण उसमें कीड़े लग गए। पूरा अरहर और उड़द का पौधे बिल्कुल कीड़े जो ना काट के बराबर कर दिए। अब उसको किसान लोग दोबारा बोने की तैयारी में है। धान का जो रोपा डाले थे उसमें भी पूरा कीड़ा लग गए, पूरा मतलब बढ़ने के बाद वो खिसक रही है, उसकी समस्या है। तीसरी है कि जो कुछ बचा है रोपा, उसको लगाने के लिए पानी नहीं गिर रहा। उस समय है कि बेहन हमारी ज़्यादा दिन की हो जाएगी तो उसका उन्नत नहीं होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो मानसून ने दस्तक दे चुकी है और राजनांदगांव जिले की बात करें तो राजनांदगांव जिले में रुक रुक की बारिश होती है। फिर हालांकि मौसम खुला हुआ है। अभी तक की बात करें राजनांदगांव जिले के कुल औसत जो बारिश हुई है 59 पॉइंट है और आज तक के अभी आज का है जो रिकॉर्ड 2.6 औसत पे बारिश हुई है। लगातार हम बात करें आज तक के कुल वर्षा जो हुई है प्रतिशत जो डाले 1 तारीख से 10 तारीख के बीच का तो 96.11 है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे जानते हैं कि बारिश की मौसम आ चुका है, मानसून ने छत्तीसगढ़ राजनांदगांव दस्तक दे चुकी है, तो जो बारिश हुई लगातार वो किसानों के लिए कितना हितकारी हम अब बात करते हैं। जी आप किसान हैं, अब पानी अभी मौसम गिर रहा है, पानी कैसे क्या किस तरह से फ़ायदा हो रहा है पानी आपको? किसानी खाद काम चालू कर चुके हैं, कोई नुकसान पानी नहीं। तो अभी जो मानसून जो दस्तक दिए छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में जो लगातार बारिश हो रही है उससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है ना कि नुकसान हो रहा है। हमारे कुछ और किसान हैं, उनसे जानते हैं कि अभी जो बारिश हो रही है वो किस तरह से लोगों को फ़ायदा दे रही है। जी आप किसान हैं और जो अभी बारिश हो रही है उससे आप लोगों को क्या फ़ायदा है? सर अभी तो ठीक ठाक हुआ है बारिश और अच्छा होना चाहिए क्योंकि अभी खाद वाद अभी कोई डाले नहीं है, डाल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन पानी और अच्छा से गिरेगा ना तो फिर खाद वाद और ब्यासी के लिए काम आएगा। वो रुक रुक की बारिश हो रही है। हाँ, रुक रुक हो रही है अभी तो ठीक है आप लोग? ठीक है अभी और गिरना जरूरी है। अभी जो जिस तरह से राजनांदगांव जिले में रुक रुक की बारिश हो रही है वो किसानों के लिए लाभदायक हो रही है और किसानों के चेहरे में मुस्कान है, तो कहा जा सकता है जो मानसून की दस्तक दिए हैं वो राजनांदगांव के किसानों के लिए एक खुशखबरी है। गौरला पेंड्रा मरवाही का जो क्षेत्र है लगभग पूरी तरह से कृषि आधारित है। पूरी तरह का जो क्षेत्र है या जो इलाका है कह सकते हैं कि यहाँ के जितने लोग हैं सब कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्र खासकर पूरी तरह से कृषि प्रधान है। यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है या जो किसानों की जो कमाई का जरिया वो सिर्फ खेती और किसानी है। इस वर्ष एक मानसून में थोड़ी देरी की वजह से किसानों को परेशानी जरूर हुई है, पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अब किसानी का काम चालू हो गया है। लोग अपने खेतों पे जुताई बुआई का जो काम है वो चालू कर दिए है, खेती का काम चालू हो गया क्योंकि मानसून थोड़ी सी लेट आया है जिसके चलते एक खेती का काम थोड़ा पिछड़ा हुआ है, पर किसान अपने जमीनों पर जुताई बुआई का काम चालू कर दिया। हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए किसान आलोक शुक्ला जी, उनसे बात करते हैं कि अभी खेती का क्या हाल चाल है, किस तरह से चल रहा है खेती का कार्य। जी शुक्ला जी, आप किसान है लटकोनी गांव के, क्या स्थिति है खेती का? मानसून में क्या स्थिति है? मानसून तो एकदम ना के बराबर है। ऐसा लग रहा है कि मानसून भटक गया है, बारिश बिल्कुल नहीं हो पा रही है। हफ्तों 10 दिन से धूप खिला हुआ था,
अभी भी आज भी धूप खिला हुआ है। और कल थोड़ी हल्की बारिश हुई है सुबह सुबह, और उसके बाद तो बारिश का एकदम परसेंट भी बहुत कम है, हो ही नहीं पा रहा है। अपना जिला पूरी तरह से खेती पे आधारित है, जितने लोग हैं सबका आय का जरिया खेती है। हाँ बिल्कुल। मानसून देर से आया तो खेती पे कितना असर पड़ा और लोगों को कितना असर पड़ेगा? खेती और लोगों की आर्थिक स्थिति पे तो बहुत फर्क पड़ेगा, और खेती पे भी फर्क पड़ेगा तो आर्थिक स्थिति पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि खेती पिछड़ रहा है, उत्पादन कम हो जाएगा उससे। लगभग ऐसा लग रहा है कि मानसून यदि सही टाइम में नहीं आया, बारिश अभी नहीं हुई, 8-10 दिन के अंदर नहीं हुई तो खेती बहुत पिछड़ जाएगी। तो ये थे हमारे साथ किसान आलोक शुक्ला जो बता रहे थे कि मानसून देरी हुई है, जिसके वजह से खेती पे देरी हुई है। क्योंकि ये जिला पूरी तरह से खेती पे आधारित है, यहाँ के जो किसान है उनका आवक का मेन स्रोत खेती है।